हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं अपनी तमिलनाडु की दिल्ली सल्तनत के डिस्कशन को और अब बात करते हैं माय फेवरेट द खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये वाली बात कर चुके हैं कि बलबन का तख्त पलटने के बाद, बलबन की मतलब पीढ़ी का तख्त पलटने के बाद उसका बेटा था केकुबाद। केकुबाद को प्रिसाइजली बोले अगर तो केकुबाद जो सुल्तान था लेकिन वीक था, उसका तख्त पलटने के बाद एज अ नायब जो उसकी तरह अभी तक जो काम कर रहा था मलिक जलालुद्दीन खलजी या खिलजी, कुछ भी कह लो आपकी मर्जी, इसने हुकूमत का तख्त पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी एंड ही स्टैब्लिश द या लेड द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत ही इसके साथ होती है, जलालुद्दीन खिलजी के साथ। इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था। तो बदमाबाद मूवी के अंदर वो कहता भी है चाचा जान। बड़े सारे मिलिट्री कैंपेन्स जो थे जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर करे गए, लेकिन ज्यादातर इन कैंपेन्स की प्लानिंग और सक्सेस इनकी जाती है इसके भतीजे को, अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि उस टाइम पर कारा का गवर्नर था। एक बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशन जो कि करा गया दक्कन में, वो देवगिरी किंगडम पे करा गया। इसलिए पद्मावत मूवी मेकर्स ने शायद से पढ़ी होगी ये वाली एनसीईआरटी, किसी ने बताई होगी, इसलिए उन्होंने सारे कैंपेन्स को छोड़कर देवगिरी दिखाया। यादव राजा रामचंद्र को हराने के बाद, पूरे देवगिरी शहर को लूटने के बाद, बहुत सारे सामान के साथ अलाउद्दीन खिलजी लौटता है। बहुत सारे सामान के साथ अलाउद्दीन खिलजी लौटता है और देवगिरी की राजकुमारी को भी उठा लाता है, चीतारी। अलाउद्दीन खिलजी ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा और वो सारे सामान के साथ जब उसको बोला गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कि दिल्ली लौटकर आओ, तो वो कारा में ही रुका, ताकि कारा में खुद जलालुद्दीन खिलजी आने के लिए मजबूर हो जाए, कि उसको शक हो जाए कि सारा सामान लूटकर ये आया क्यों नहीं अभी तक। और अलाउद्दीन खिलजी ने प्रोमिनेंट नोबल्स के साथ मिलकर और कमांडर्स के साथ मिलकर मार डाला अपने चाचा को। और फिर आप वो सारे सीन तो जानते ही जो कि मैंने आपको दिखाया मूवी में उस दिन। और इसने सारी वेल्थ लेकर दिल्ली जब ये पहुंचता है अपने चाचा की गर्दन के साथ, अपने आप को डिक्लेयर करता है 1296 में, डेट आई एम द न्यू सुल्तान ऑफ खिलजी सल्तनत। नाम मेरा अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेकर 1316 तक इसका रूल रहता है। क्या करता है ये, क्या कैसा कैसा क्या क्या रूल रहता है इसका, इसको जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करना शुरू करा। इसकी रेंज जो थी कॉन्क्वेस्ट की वो बहुत इंप्रेसिव थी। वेस्टर्न साइड में पंजाब, मंगोलों को इसने रोका, उनके आक्रमण को। राजस्थान में और गुजरात में, वेस्टर्न साइड में। नॉर्दर्न फ्रंटियर्स में इसने अपने सबसे काबिल होनार बायसेक्सुअल पार्टनर भी कह लो, एक तरीके से इसकी लुगाई ही मान लो, इसे बीवी ही मान लो, लुगाई कह रहा हूं, बीवी मान लो, मलिक कफूर, जो कि इसके लिए स्लेव होता है, खरीदा जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। उस दिन मैंने आपको मूवी के उस दिन पार्ट में दिखाया। सदर्न इंडिया में मलिक कफूर इसके नाम पर मदुराई तक कैंपेन करता है 1310 में, और सारी कैंपेन सक्सेसफुल रहती है। जैसे देवगिरी में यादवों के खिलाफ, वरंगल में ककातियास के खिलाफ, द्वारा समुद्र में होयसालास के खिलाफ, और मदुराई में पांड्यास के खिलाफ। सारी की सारी ये कैंपेन्स में अलाउद्दीन खिलजी वॉज अ विनर। और मलिक कफूर को ये ऐसा ही नहीं था, हालांकि बाद में इसको मारकर सल्तनत अपने हाथ में ले लेता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन एबल मिलिट्री कमांडर था इसका। और इन सब ने, यादवों ने, ककतयस ने, होयसालस ने और पांड्यास ने अलाउद्दीन की पैरामाउंसी को या सुजेरेनिटी कह लो, ये मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको टर्म बता चुका हूं,
प्रिंसली स्टेट्स वाले चैप्टर्स में, पहले चैप्टर में एक्सेप्ट करा इसकी हुकूमत को। अब क्या होता है, इंसान जब कोई चीज पाने के लिए पागल हो जाए या उसकी आंखों में वो चीज बस जाए तो वो उसको चाहिए ही होती है, फिर चाहे वो कोई मेटेरियलिस्टिक चीज हो या कोई इंसान हो। अलाउद्दीन को उड़ते उड़ते कहीं से खबर मिली कि हिंद का सबसे नायाब पारस के पत्थर की तरह चित्तौड़ में आपको एक इंसान मिलेगा, पद्मावती। हालांकि शादीशुदा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हथिया लो। जब अलाउद्दीन की आर्मी जो थी, जो ताकतवर आर्मी थी, राजपूतों के साथ चित्तौड़ में जब ये लड़ती है, तो यहां पर जब चित्तौड़ में राजपूतों को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही थी, तो अपनी मूछों का घमंड बरकरार रखने के लिए यहां पर एक कस्टम उस जमाने में परफॉर्म करा जाता था, जौहर। हालांकि यहां पर इस टेक्स्ट में थोड़ा सा गलत दे रखा है, यहां पर यह बोल दिया इन्होंने गलती से, मेन एंड विमेन इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम। नहीं, जौहर एक्चुअली औरतों के लिए ही होता है। ये कुछ बोलना और चाह रहे हैं, इनकी टोन बदल गई इस लाइन में, लेकिन नीचे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कस्टम, कोई और रास्ता जीने के लिए ना बस जब नहीं बचता है, तो वहां पर जैसे शाहिद कपूर एक डायलॉग मारता है घोरा सिंह से, जब पता लगता है कि अलाउद्दीन लाखों की संख्या लेकर चित्तौड़ पे हमला करने आ रहा है, तो वो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने की जैसे डायलॉग बाजी करी जाती है कि जब शाहिद कपूर बोलता है कि आग के अंगारों पर जो चले और फिर भी मूछों को ताव दे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर धड़ से अलग कटे लेकिन फिर भी युद्ध लड़ता रहे वो राजपूत। तो यहां पर युद्ध के मैदान में उतरने को कर्तव्य मानते थे अपना राजपूत, कि हमें पता है कि ये बचेंगे नहीं इतनी लाखों की सेना में और उसके चक्कर में, लेकिन फिर भी लड़ेंगे। घर पे बैठ के रोने से बढ़िया है कि जंग में जाकर शिकस्त हो जाना। तो मैन वुड गो आउट इन द बैटलफील्ड, और औरतें, ताकि इनको कोई उस टाइम पे उस जमाना ऐसा था मेडिवल इंडिया के, मुसलमान शासक बहुत थे कि वो कब्जा करके हमारे पतियों को मारकर फिर हमें हरम में रखकर हमारे साथ फोर्सफुल फिजिकल कॉन्टैक्ट ना बनाए, बिकॉज वी कैनॉट अलाउ एनी वन टू कम क्लोज टू अस। तो बेटर ये है सती कर लो, सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, उस खानदान की, उस किले में जो भी जितनी औरतें हैं, जहां जहां वो साया मंडरा रहा है दुश्मन का, उसके बाद उनको पता है कि उनके पति ने मरी जाना है, तो ये घर पे बैठ के उस टाइम पर एक बहुत बड़ी सी चिता लगाती थी और उस पर मर जाती थी। इसको कह सकते हैं हम एक सामूहिक सती प्रथा, और इसका नाम होता है जौहर। अलाउद्दीन के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे, जो कि इसकी मिलिट्री कैंपेन का पार्ट थे। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, अलाउद्दीन ने हर चीज का जायजा लिया कि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कैसे हैं इसके कैपिटल के इर्द गिर्द, और इसने एक फिक्स स्टैंडर्ड रेवेन्यू डिमांड जो चल रही थी उसको फिक्स कर दिया, बिल्कुल 2 रुपए जितल। काफी सारे सालों तक, 15 से 20 सालों तक अनाज का रेट बिल्कुल सेम रहा। ही इंटरेस्टेड, इसने जिम्मेदारी दी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होगी मिलिट्री ऑफिसर्स की, और लोकल जो चीफ्टियंस थे, जो जमींदार थे, जो राजा थे, उनको जो अभी तक ये प्रिविलेज दिया जाता था उनको उनसे वंचित कर दिया गया, छीन लिया गया उनसे। अलाउद्दीन ने एक फोर्स प्रिक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स का सिस्टम लॉन्च करा था दिल्ली के लिए, ये स्पेशल बात है जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखेगी, और दूसरे गैरिसन सेंटर्स में, कि इतना तो दे रही है। प्रिक्योरमेंट प्राइसेस जो थे वो फिक्स करे गए, और ग्रेन्स को कलेक्ट करा जाता था टैक्स, और इसको स्टोर करा जाता था स्टेट की ग्रेनरी में।
ये इंश्योर करने के लिए कि सब लोग इसकी बात माने और मार्केट में जाकर इसके नियमों का उल्लंघन ना हो, इसने गुप्तचर एम्प्लॉय करे थे जो कि डायरेक्टली इसको रिपोर्ट करते थे और खुद भी कभी कभार गुप्तचर बनकर जाता था वो। और मैं ये भी पढ़ाऊंगा, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस भी इसने स्टार्ट करवाया था। जैसे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस कुल मिलाकर ऐसा होता है कि जैसे मतलब मान लो मेरे स्पेशल हॉर्सेस हैं, मैंने अरेबियन कंट्री से मंगवाए, तो मैं उनके ऊपर एक थप्पा लगा रहा हूँ स्पेशल तरीके का, डीडी, सबके कानों पर या फिर बैक पर या कहीं पर भी ये लिखा रहेगा ताकि पता लग जाए ये है। इसको बोला जाता था दाग एंड चेरा सिस्टम। ये हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड अभी रेज होने दो हमारा, अभी हम बच्चों वाले लेवल पे 7वीं क्लास में, तो 7वीं क्लास के लेवल से बात करते हैं। दाग एंड चेरा सिस्टम पढ़ेंगे इसके बारे में हम। जिस साल पद्मावती लॉन्च हुई थी सबको ये उम्मीद थी साल 2018 में क्वेश्चन निकलेगा इसके ऊपर, लेकिन यूपीएससी ने उस साल ना पूछकर आने वाले सालों में पूछे, स्टेटमेंट फॉर्म में हालांकि दिए, लेकिन दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्वेश्चन निकले। अलाउद्दीन मर गया 1316 में। इसके सक्सेसर्स काफी ज्यादा फेलियर थे जो कि इसकी जितनी पावर को संभाल कर नहीं रख पाए, जिसकी वजह से अब बीच में ऑब्वियसली बात है इसको मतलब मारने के पीछे षड्यंत्र रचा मलिक कफूर ने और वो सब, ये हम पढ़ेंगे जैसे लेवल बढ़े तो जैसा कि मैंने कहा और भी चीजें जानेंगे। अभी हम टीजर देख चुके हैं एनसीईआरटी से, ट्रेलर चल रहा है यहाँ पर, पिक्चर देखेंगे बाद में बैठ के। तो इसकी वजह से सेटअप हो जाती है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी को सेटअप करता है गियासुद्दीन तुगलक, इसने फाउंड करी तुगलक डायनेस्टी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।